Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we will discuss about the function of thyroid hormone, and, and which is basically the continuation of the previous lecture. In the previous lecture, we will discuss about the thyroid hormone, how the thyroid hormone is produced from the follicular cell of the thyroid gland, and then what are basically the function of the hormone. In this lecture, we will discuss about the detailed other function of the thyroid hormone one by one. The basic function of the thyroid hormone was action on the basal metabolic rate, action on the protein metabolism, action on the carbohydrate metabolism, action on the fat metabolism, action on the vitamin metabolism, action on the body temperature, action on the growth, action on the body weight, then action on the blood, action on the cardiovascular system, action on the respiration, action on the gastrointestinal tract, action on the central nervous system, action on the skeletal muscle, action on the sleep, action on the sexual function, and action on the other endocrine gland. At least 10 functions of thyroid gland should be learned, at least. Okay. अब एक्शन ऑन द बेसल मेटाबॉलिक रेट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट बेसिकली होता क्या है. ठीक है. अब जितनी भी हमारी एनर्जी है जो कि हम लेते हैं, ठीक, उसको हम जो है अगर डिवीजन करते हैं तो कुछ एनर्जी जो है वो हमारी जैसे डाइजेशन का प्रोसेस है इसके अंदर यूज हो रही है. ठीक. कुछ एनर्जी जो है वो हमारी बेसिक फंक्शंस के लिए परफॉर्म करने के लिए जो है वो यूज हो रही होती है. लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी होती है जो कि हमारी रेस्टिंग पोजीशन में भी यूज होती है, जैसे हमारा हार्ट जो है वो पंप कर रहा है. तो जो ये हमारी रेस्टिंग फेज के अंदर जो एनर्जी की यूटिलाइजेशन है, हमारी सेल्स की यूटिलाइजेशन है एनर्जी को यूज करने की, दैट विल बी द बेसल मेटाबॉलिक रेट. जो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये डिफरेंट कैलकुलेटर्स भी इसके मौजूद होते हैं, जैसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को कैलकुलेट करके जितने भी डाइट प्लानर्स होते हैं ये अपनी जो है वो डाइट के प्लान जो है वो अकॉर्डिंग टू मतलब इस बेसल मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग जो है वो उसको मैनेज करते हैं. ठीक हो गया. तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इसकी हमें समझ में आ गई कि क्या है कि रेस्टिंग फेज के अंदर जब हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो कि हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे कि हार्ट की पंपिंग है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें जो सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट एनर्जी विल बी बेसिकली द बेसल मेटाबॉलिक. अब ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है इस पे जो हमारे थायराइड हार्मोन है उनका एक्शन क्या होगा. बेसिकली जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है it will be increased by the oxygen consumption of the tissue, and the action that increase the basal metabolic rate is called the calorogenic action. इसको हमने कैलोरोजेनिक इसलिए कहा है क्योंकि बेसिकली ये क्या है कि कैलोरीज की जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी की जो सेल्स में जो हमारी एनर्जी होती है, दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैलोरी. इसको हम जो है कैलोरी की फॉर्म में जो है निकालते हैं. तो अब हाइपरथायराइडिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो इंक्रीज कर जाता है 60 to 100% अबव द नॉर्मल रेट. और अगर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो 20 to 40% जो है वो नॉर्मल लेवल से बिलो चला जाता है. अब ये तो थी दो कंडीशन जिनके अंदर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज और डिक्रीज कर जाता है. लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा दैट विल बी इन अ नॉर्मल स्टेट. और जो बेसल मेटाबॉलिक रेट पे थायरॉक्सिन का या थायराइड ग्लैंड का जो एक्शन है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के जो एक्शन है, दैट विल बी इट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजप्शन ऑफ द टिश्यू. ठीक है. ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन कराना सेल्स की ताकि ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज करें. ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज करने की वजह से हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज होता है. बट ये जो हमारा प्रोसीजर है ये प्रोसेस जो है वो इंक्रीज के अंदर होता है. अब हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट को इससे इंक्रीज कर दिया थायराइड हार्मोन ने. एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पे इसका क्या एक्शन है T3 T4. बेसिकली T3 और T4 जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर रहे हैं. प्रोटीन की सिंथेसिस किस तरह से इंक्रीज होगी. प्रोटीन की सिंथेसिस
इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए, ठीक है, जिससे हमारा डीएनए से जो है वो मैसेंजर आरएनए की प्रिपरेशन हो रही होती है, और फिर उस मैसेंजर आरएनए से जो ट्रांसलेशन होती है प्रोटीन के अमीनो एसिड चेन की, उनकी जो है वो उनको ट्रांसलेशन को जो है वो इंक्रीज करते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए को इंक्रीज करने की वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे ताकि एटीपी की जनरेशन हो। बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर इंजाइम, जितने भी सेल्स की इंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो थायरोक्सिन T4 जो है वो इंक्रीज था synthesis of protein. It also causes the catabolism of protein. Catabolism of protein, that means the provision of energy from the protein. So both function will be there, the anabolism and the catabolism. जो T3 है that will basically cause the anabolism of protein, but T4 may also cause the catabolism of protein. अब अगर हमने देखा बेसल मेटाबॉलिक रेट को इसने इंक्रीज कर दिया, प्रोटीन में प्रोटीन की एनाबोलिज्म कराई, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर थायराइड हार्मोन का क्या एक्शन है? थायराइड हार्मोन अब स्टिमुलेट ऑल द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. That means it increase the absorption of glucose from the GIT tract, enhance the glucose uptake by the cell, increase the breakdown of glycogen into the glucose, and accelerate the gluconeogenesis. Basically, जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन इज बेसिकली T4. तो T4 ने बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रहा है। अब वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को किस तरह से मेंटेन कर रहा है, उसके लिए वो जीआईटी ट्रैक से ग्लूकोज को लेगा, ठीक, ब्लड के अंदर लेके आएगा। इनहेंस द ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल, सेल को भी एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इंक्रीज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करके उसको मैनेज करेगा। एक्सेलरेट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट से भी वो क्या करेगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन कराएगा। So that is basically the function of the glucose, and glucose का जो function है that it stimulate all the process that is involved in the metabolism of carbohydrate, that increase in the absorption of glucose from the GIT, enhance the glucose uptake by the cell, increase the breakdown of glycogen into the glucose, and accelerate the gluconeogenesis. तो अब तक हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट में देखा इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन में हमने इसका देखा कि एनाबोलिज्म जो है वो प्रोटीन है, एंड देन हमने जो है वो इसका कार्बोहाइड्रेट में एक्शन देखा। तो कार्बोहाइड्रेट में जो थायरोक्सिन है दैट इज T4, इट बेसिकली और इट इंक्रीज ऑल द प्रोसेसेस दैट विल इंक्रीज इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक्शन ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, अगर हम फैट की बात करते हैं तो फैट बेसिकली क्या है, फैट का फंक्शन, बेसिकली जो फैट का फंक्शन है that will be the storage and mobilization it from the adipose tissue and fat deposit. That means कि जो फैट की स्टोर हो रही है, फैट की स्टोरेज हो रही है, उसको कम करना, ठीक। और एडिपोज टिश्यू के अंदर अगर कोई फैट स्टोर फॉर्म में मौजूद है तो उसको ब्लड के अंदर लेके आना, ताकि क्या हो, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जा सके सेल। द मोबिलाइजेशन, the mobilized fat is converted into the free fatty acid and transported by the blood. Thus, thyroxine increase the free fatty acid level in the lymph. So, blood के अंदर free fatty acid के level को increase किया by decreasing the fat storage by mobilizing it from adipose tissue and from fat deposit. मतलब कि फैट के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उनसे फैट को, फैटी एसिड को रिलीज करवा के ब्लड के अंदर लेके आना थायरोक्सिन का फंक्शन है, ठीक है। तो विटामिन पे इसका क्या एक्शन है, एक्शन ऑन द विटामिन मेटाबॉलिज्म। बेसिकली
थायरोक्सिन इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ मेनी एंजाइम। अब जितनी भी एंजाइम की सिंथेसिस हो रही होती है उसके अंदर विटामिन जो है वो यूज हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही विटामिन की जो है वो कंसंट्रेशन, विटामिन जो है वो एंजाइम की कंसंट्रेशन फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होना शुरू हो गई है, तो विटामिन की यूटिलाइजेशन भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और विटामिन की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर हमारे पास हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन होती है। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज में है तो नॉर्मल रेंज में बेसिकली इसका क्या फंक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम करना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोर एंजाइम, ठीक है। देन इफ दैट एंजाइम विल कैटालाइज द अदर जो है वो रिएक्शन। So, if we discuss about the action on the vitamin metabolism, in the vitamin metabolism, it will cause increase in the synthesis of enzyme, but in hyper secretion of thyroxine, the deficiency of vitamin will occur. ठीक है, हमें इस चीज को भी साथ में हम हाइपर और हाइपो सिक्रेशन को भी साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। लेकिन हाइपर और हाइपोसिक्रेशन से रिलेटेड डिजीज भी हैं जिसको हम अप्लाइड फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हियर व्हाट आर बेसिकली द फंक्शन ऑफ हार्मोन, जिसमें हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट पे देखा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जितने भी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस है उनको इंक्रीज करेगा। फैट में फैट की स्टोरेज से फैटी एसिड को रिलीज करा के ब्लड में लेके आएगा। प्रोटीन में प्रोटीन की जो है वो एनाबोलिज्म कराएगा, और T4 जो है वो प्रोटीन की कैटाबोलिज्म भी करवाता है। तो अब विटामिन से इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम ऑन द बॉडी टेम्परेचर। Thyroid hormone increase the heat production in the body by accelerating the various cellular metabolic process and increasing the BMR. So अगर हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, तो बॉडी का जो टेम्परेचर है डेट विल बी इंक्रीज, क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंजप्शन हो रही है, हीट की प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, थर्मोजेनेसिस जो है वो इंड्यूस हो रही है। दैट मीन कि थायराइड हार्मोन बेसिकली इंड्यूस द थर्मोजेनेसिस, दैट मीन इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। The presence of thyroid hormone in the blood will cause the increase in the temperature of the body. Action on the growth, ठीक है। अभी तक हमने बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखा, कार्बोहाइड्रेट पे, प्रोटीन पे, देन हमने उसके बाद उसकी जो है वो फैट्स के ऊपर उसका जो है वो देखा, देन विटामिन के ऊपर, देन हीट में उसका क्या रोल है। आफ्टर दैट देयर इज बेसिकली द एक्शन ऑन द ग्रोथ। Thyroxine has a both general and the specific action on the growth. क्या ग्रोथ के ऊपर जो है वो इसका होगा, ग्रोथ में जो है वो बेसिकली थायराइड हार्मोन जो है वो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनकी जो है वो ग्रोथ करवा रहा है, बेसिक स्पेशली जो है वो ग्रोथ चिल्ड्रन करवा रहे हैं। अगर जो है वो थायरोक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर कम होता है तो ग्रोथ जो है वो अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। एट द सेम टाइम थायरोक्सिन कॉज द अर्ली closure of epiphysis. So the height of the individual may be slightly less in the hypothyroidism. अगर hypothyroidism का केस है, ठीक है, तो थायरोक्सिन जो है वो बेसिकली क्या करवाएगा, अगर हमारे पास जो है वो थायरोक्सिन जो है थायरोक्सिन का लेवल जो है वो क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट अगर जो है वो जो थायरोक्सिन का लेवल है वो बेसिकली डिक्रीज कर गया है तो ये अर्ली क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस करेगा। एपिफाइसिस इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ द एंडिंग पार्ट ऑफ द बोन विद द शाफ्ट ऑफ द बोन, विद द शाफ्ट। तो बोन का जो शाफ्ट है और जो उसका एंडिंग पार्ट है उसमें क्या हो जाएगी, फ्यूजन हो जाएगी, उसका क्लोजर हो जाएगा। अब जब ये क्लोजर जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर हो जाएगा, दैट मींस इट विल कॉज डिक्रीज इन द ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। तो ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, इसमें अरेस्ट हो जाएगी। बॉडी के वेट के ऊपर इसका क्या असर है, बेसिकली इट विल कॉज द मेंटेनिंग इन द बॉडी वेट आल्सो। अब अगर हमारे पास थायरोक्सिन का लेवल की जो है वो इंक्रीज कर जाता है तो जो हमारी बॉडी का वेट है
that will basically decrease, and the fat storage in the body will also decrease. अगर जो है वो थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज कर गया है, तो हमारे पास जो बॉडी वेट है दैट विल गो इन द increasing stage, and that will be the deposition of fat. So बॉडी की वेट की मेंटेनेंस में थायरॉक्सिन जो है वो अगर जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है इन नॉर्मल जो है वैल्यू, इन हाइपर सिक्रीशन, इन द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन में क्या हुआ है, जो बॉडी वेट है वो डिक्रीज कर गया है, और इन हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बॉडी वेट विल इंक्रीज, क्योंकि हमें पता है जितने भी हमारे फैट स्टोरेज है, जैसे ही थायरॉक्सिन आता है तो वो फैटी एसिड को क्या करवाता है, मोबिलाइज करवाता है ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर फैटी एसिड आएगा वो फैटी एसिड यूटिलाइज हो जाएगा, तो वो उसकी स्टोरेज नहीं हुई। जब स्टोरेज नहीं हुई तो दैट मीन कि बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज कर गया। ब्लड पे इसका क्या एक्शन है, थायराइड हार्मोन बेसिकली एक्सेलरेट द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन and increase the blood volume. Blood volume will also increase, and this is basically जो है वो necessary for the erythropoiesis. Erythropoiesis is basically the formation of the blood cells that will be with the RBCs हो गया, polycythemia हो जाएगी, common in hyperthyroidism, that means increase in the number of the blood cells in hyperthyroidism. अगर हमारे पास हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन आ गई है तो इसमें जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं या नंबर ऑफ ब्लड सेल्स हैं वो भी इंक्रीज कर जाएंगे। रेस्पिरेशन पे तो बॉडी वेट में उसका जो है वो क्या है, मेंटेनेंस का रोल है। ब्लड में जो है वो इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स है। रेस्पिरेशन में ऑलमोस्ट इंक्रीज इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस, बिकॉज हमारे जितने भी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं वो इंक्रीज कर रही हैं। जैसे जैसे मेटाबॉलिक फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंजप्शन ज़्यादा चाहिए। जब ऑक्सीजन की कंजप्शन हमें ज़्यादा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के में जो है वो प्रोड्यूस हो रही है उसको एक्सपेल आउट करना है बॉडी से, तो उसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उसमें जो थायरॉक्सिन का ऑप्शन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीज इन द रेट एंड द फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन, बट नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली वे। इनडायरेक्टली वे में क्या होगा, वही वे कि जिस तरह से सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से इंक्रीज कर गई है, ऑक्सीजन की कंजप्शन इंक्रीज कर गई है, तो ब्लड में से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट कराना है, ऑक्सीजन को जो है वो सेल में पहुंचाना है। तो इस सारे प्रोसेस के दौरान में क्या हुआ कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस था हमारी बॉडी का दैट विल बी मूव टुवर्ड जो है वो इंक्रीजिंग फेज। So these two factors stimulate the respiratory centers to increase the rate and the force of respiration. तो ये force of respiration को भी और respiratory rate को भी जो है वो increase कर देते हैं। Increase in the metabolic rate and increase demand of oxygen and formation of carbon dioxide. ये these two process जो है वो क्या करते हैं, respiratory center में जो है वो increase in the rate करते हैं और force of respiration करते हैं। Respiratory centers जो है वो हमारे brain में जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक पे इसका क्या जो है वो एक्शन है। बेसिकली जो जितना भी हमारा ये थायरॉक्सिन है दैट विल कॉज इंक्रीज इन द एपेटाइट एंड द फूड इंटेक। दैट मीन कि जो मूवमेंट है जीआईटी ट्रैक की और जो सिक्वेशंस हैं वो थायरॉक्सिन की जो है वो मौजूदगी में ज़्यादा होंगी। जब मूवमेंट ज़्यादा होंगी, जब उसकी सिक्वेशन ज़्यादा होंगी थायराइड ये जीआईटी ट्रैक के जो इंजाइम्स हैं उनकी सिक्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी इन द प्रेजेंस ऑफ थायरॉक्सिन। तो हमारी क्या होगी, जो एपेटाइट है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब एपेटाइट इंक्रीज करेगी तो फूड इनटेक विल आल्सो इंक्रीज। So on the gastrointestinal tract, it increases the activity of the gastrointestinal tract and the hyper secretion। अगर हमारे पास केस आ गया हाइपर सिक्रेशन का तो हाइपर सिक्रेशन जो है वो डायरिया कॉज करेगी and the lack of thyroxine cause constipation। और अगर हमारे पास जो है वो lack of thyroxine है, हाइपोसिक्रेशन है, तो हाइपोसिक्रेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगी। ठीक, तो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो जीआईटी ट्रैक पे थायरॉक्सिन बेसिकली जो है वो इंक्रीज इन द एक्टिविटी of the GIT tract by increasing the appetite and the intake of food. In the hypersecretion, it will cause diarrheal state, and in the hyposecretion, it will cause the constipation state. क्योंकि जो GIT ट्रैक है उसकी मोबिलिटी ही डिक्रीज कर गई है इन हाइपोसिक्रेशन लेवल में,
जब वहाँ पे जो है वो थायरॉक्सिन की प्रेजेंस ही नहीं है तो उसकी क्या हो गया, जीआईटी ट्रैक्ट की मोबिलिटी डिक्रीज कर रही है। मोबिलिटी डिक्रीज करने की वजह से जो कंडीशन होगी दैट विल बी कॉन्स्टिपेशन। एक्शन ऑन द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल थायरॉक्सिन इज बेसिकली जो है वो वेरी एसेंशियल फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द स्केलेटल मसल। जो थायरॉक्सिन है वो स्केलेटल मसल की जो है वो नॉर्मल एक्टिविटी को जो है वो मेंटेन कर रहा होता है। अगर हमारे पास थायरॉक्सिन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर गया है तो मसल जो है वो रिग्रेसली जो है वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, उनकी मूवमेंट जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक। लेकिन जो है वो समटाइम्स वो कहते हैं कि जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो वीकनेस ऑफ मसल भी करता है ड्यू टू द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन हो रही होती है मसल के अंदर। तो जो है वो मसल्स की जो है वो वीकनेस भी हो जाती है। लेकिन समटाइम थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज होने से उसकी जो एक्टिविटी है मसल की इंक्रीज कर गई है, पहली बार। दूसरी, हाइपर सिक्रीशन स्टेट के अंदर जो थायरॉक्सिन की जो लेवल है वो वीकनेस ऑफ मसल कर रहा है, क्योंकि जो प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज कर जाती है। तो दिस इज बेसिकली नाउन एज द थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। उसको हम थायरोटॉक्सिक मायोपैथी भी कहते हैं कि थायराइड की टॉक्सिसिटी की वजह से जो मसल्स की जो है वो वीकनेस हुई है, डेट विल बी थायरोटॉक्सिक मायोपैथी। द मसल रिलैक्स वेरी स्लोली आफ्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन। इसमें जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में तो चले जाते हैं बट उनकी जो रिलैक्सेशन फेज है वो उसमें नहीं आ पाते। और जो हाइपोथायराइडिज्म है दैट विल आल्सो कॉज द फाइन मसल जो है वो मस्कुलर ट्रेमर। अगर हाइपरथायराइडिज्म हो गई है वो जो है वो मसल ट्रेमर जो है वो कॉज करेगी। कुछ पेशेंट्स में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ तो कुछ जो है वो ट्रेम्बलिंग सिचुएशन होती है, हैंड जो है वो शेकिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, तो दैट विल बी बेसिकली द मस्कुलर ट्रेमर। क्योंकि कुछ पेशेंट्स में जो है वो रेगुलरली बेसिस पे होते हैं और कुछ में जो है वो इट मे बी ड्यू टू द जो है वो सम हाइपर जो है वो सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। एंड एक्शन ऑन द स्केलेटल मसल ट्रेमर जो अच्छा ओके, ट्रेमर्स जो अक्सर कर रहे थे दैट मे बी 10 to 15 टाइम्स पर सेकेंड। और ये जो न्यूरल एक्टिविटी होती है दैट आल्सो इंक्रीज्ड इन जो है वो थायरॉक्सिन। तो अगर जो है वो थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज कर जाता है तो वो जो है वो स्लगिश और वीकेंड जो है वो सिचुएशन हो जाएगी स्केलेटल मसल। तो हम ने अभी तक जो है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट को देखा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को देखा, प्रोटीन से इसका एक्शन देखा, थायरॉक्सिन का फैट के ऊपर क्या एक्शन है, देन टेम्परेचर पे उसका क्या एक्शन है, देन जीआईटी ट्रैक्ट पे उसका एक्शन देखा, देन स्केलेटल मसल्स पे वो जो है वो उसकी फंक्शनिंग है, देन एक्शन ऑन द स्लीप। जो है वो नॉर्मल अगर थायरॉक्सिन का लेवल है दैट इट विल मेंटेन द नॉर्मल स्लीप साइकिल। लेकिन जिस तरह से इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है तो दैट मे कॉज दैट आल्सो जो है वो इफेक्ट अब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द स्टिमुलेशन ऑफ द मसल एज वी ऑलरेडी नो। So the person with hyperactivity of the muscle will feel tiredness। वो जल्दी जो है वो एग्जॉस्टिंग जो है वो फेज के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो हर टाइम जो है वो स्लीपिंग जो है वो फील करेगा। ठीक। और बट ये पर्सन जो है वो स्लीप भी जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जो स्लीपिंग एक्टिविटी है, जो हमारा स्टिमुलेटरी इफेक्ट है थायरॉक्सिन का न्यूरॉन्स के ऊपर, वो भी इंक्रीज हो चुका है। तो वो स्लीपिंग स्टेज में तो है बट दे कैन नॉट जो है वो टेक द एडिक्वेट स्लीप। ठीक है। तो जो हाइपोसिक्रीशन है दैट मे आल्सो कॉज द सोमनोलेंस। सोमनोलेंस सोमनोलेंस में क्या होता है कि बेसिकली तो हाइपोसिक्रीशन ये भी एक जो है वो स्लीपिंग जो है वो स्टेज होती है पेशेंट की। ठीक हो गया। तो हाइपर एक्टिविटी में द पेशेंट विल अनएबल टू टेक द एडुकेट। ठीक है। उसका क्योंकि हाइपर एक्टिविटी है न्यूरॉन्स की, साथ में उसकी हाइपर एक्टिविटी है इस चीज की मसल्स की। जब दोनों चीजों की हाइपर एक्टिविटी है, एग्जॉस्ट वो ऑलरेडी हुआ है, वो स्लीपिंग स्टेज में है बट ही कैन नॉट ही और शी कैन नॉट टेक द एडुकेट स्लीप। और अगर हाइपोसिक्रीशन हो गई है तो हाइपोसिक्रीशन में आपको पता है कि मसल्स भी हाइपोसिक्रीशन स्टेट में चले जाएंगे,
उनकी एक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। न्यूरल जो है वो सिस्टम की एक्टिविटी जो है वो नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे ही न्यूरॉन्स की एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, मसल की एक्टिविटी डिक्रीज करेगी, द पेशेंट विल बी ऑलवेज इन द स्लीपिंग स्टेज। So the normal जो है thyroxine level will cause the normality of the sleeping stage. Action on the sexual जो है वो functions on the sexual function under the thyroxine will also play an important role. What are the basic जो है वो functions on the sexual activity? Normal जो है वो level of thyroxine will cause the normality of the sexual function. बट अगर जो है वो हाइपोथायराइडिज्म हो गई है तो वो कंप्लीट लॉस ऑफ जो है वो सेक्सुअल डिजायर हो जाएगा, जिसे हम लिवॉइड कहते हैं, लाइबिडो, लाइबिडो जिसे हम कहते हैं, दैट विल बी द डिक्रीज इन द सेक्सुअल डिजायर। और अगर हमारे पास हाइपर थायराइडिज्म है, दैट विल बी लीड इनटू द इम्पोटेंस। इम्पोटेंस इज बेसिकली द इरेक्शन ऑफ द सेक्सुअल जो है वो ऑर्गन इन मेल। व्यूमेन है तो व्यूमेन में क्या होगा कि व्यूमेन में हाइपोथायराइडिज्म विल कॉज द एवेंड्रिज एंड पोलीमेनोरिया दैट मीन इंक्रीज इन द मेंस्ट्रुअल जो है वो ब्लीडिंग। एंड अगर जो है वो इरेगुलर जो है वो मेंस्ट्रुएशन विल आल्सो जो है वो अगर एमेनोरिया, पोलीमेनोरिया, एमेनोरिया, and the hypothyroidism may also lead to the oligomenoria and sometimes amenorrhea. So oligomenoria is basically जो normal जो है वो days 20 to 25 to 35 जो है वो one is 21 days after जो है वो menstrual cycle will be completed. But in oligomenoria it will take more than 35 days and for the repeated cycle. So in women, thyroxine will hyposecretion will cause some menorrhage and polymenorrhea, and irregular जो है वो menstruation, and amenorrhea may be the loss of menstrual जो है वो cycle, और hypothyroidism in women will cause the increase in the oligomenoria, increase in the days of the menstrual and cycle, and amenorrhea, completely जो है वो loss of menstrual cycle. Okay, so on the central nervous system, if we talk about the central nervous system is for the development of the central nervous system, for the development of the brain, the thyroxine is very, very important hormone. And during the first you have a few years of the postnatal life, thyroid deficiency in infants result in the abnormal development of synapse, defective myelination, and the mental retardation. That means if in the early stage, in the fetal stage, thyroxine level will decrease, it may cause the mental retardation of the patient. Okay, on the central nervous system, first we discuss about the development of the CNS, how thyroxine will cause development of the CNS, and on the normal function of the central nervous system, the normally जो है वो central nervous system में किस तरह से जो है thyroxine basically cause increase in the blood flow को जो है वो brain के अंदर increase कर रहा है. Hypersecretion will cause the excessive जो है वो stimulation of the CNS. So thyroxine basically जो है वो a person in hyper secretion may go in extreme nervousness and may develop with psychoneurotic problems such as anxiety, complex and worries, and paranoid episodes. And the hyposecretion may cause the lethargy and excessive जो है वो sleeping condition. इसको हम already भी जो है डिस्कस कर चुके हैं. अब एक्शन ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, थायरॉक्सिन का जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है वो क्या रोल है. Basically, it affects directly on the heart and increase the heart rate. It is basically clinical investigation for the diagnosis of the hypothyroidism and the hyperthyroidism. इसको जो है वो हम डायरेक्टली जो है वो हार्ट रेट को जो है वो हम डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म के साथ. कि अगर हमारे पास जो है वो हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज कर गया या इंक्रीज कर रहा है,
तो हम उसके साथ जो टेस्टिंग करवाएंगे, तो उस टेस्टिंग में हम जो है वो थायराइड के लेवल को जो है वो जरूर उसमें जो है वो मेंशन on the force of contraction of the heart due to the effect of the enzymatic activity. We already discussed the hormone thyroxine will cause increase in the synthesis of the enzyme. When the enzymatic activity will increase in the heart, then the contraction of the force of the heart will also increase. So, in the hyperthyroidism or in thyrotoxicity, the heart may become weak due to excessive activity of the protein category. We already know hyperthyroidism will cause the protein catabolism, or protein catabolism in the muscles of the heart. When in the muscles of the heart the protein catabolism will occur, it will cause the weakness of the heart. Okay, so for the patient may die due to the cardiac decompensation. A cardiac decompensation is basically the failure of the heart to maintain the adequate circulation associated with dyspnea and venous improvement and edema. अब जो डीकम्पनसेशन है, कार्डिक डीकम्पनसेशन, बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा हार्ट था उसकी एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा था थायरॉक्सिन का लेवल। जैसे ही थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज किया, मसल्स के अंदर प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म इंक्रीज कर गई। जैसे ही प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म ने इंक्रीज किया, मसल की वीकनेस होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि प्रोटीन इज आल्सो प्रोवाइड द एनर्जी इनकी द स्ट्रक्चर जो है वो अरेंजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द cells of the heart. So when the protein catabolism अगर मसल जो है वो वीकनेस हो गई, अब पेशेंट जो है वो कार्डिक डीकम्पनसेशन के साथ जो है वो डाई भी कर सकता है। अब कार्डिक डीकम्पनसेशन बेसिकली क्या है? कार्डिक डीकम्पनसेशन में जो है वो क्या हो रहा है कि बेसिकली जो सर्कुलेशन है फील्ड एडुकेट, फेलियर ऑफ द हार्ट टू मेंटेन द एडुकेट सर्कुलेशन। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो सर्कुलेट कर रहा है, उसकी सर्कुलेशन की डीकम्पनसेशन हो जाती है, उसमें इंटरप्शन आ जाती है, जो कि एसोसिएट करती है डिसिप्निया के साथ। एसोसिएशन डिसिप्निया इज द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड वेनस जो है वो इम्प्रूवमेंट के साथ की जो वेन्स हैं वो ओवरफील्ड कर जाती हैं ब्लड के साथ। जब वेन्स ओवरफील्ड कर जाएंगी ब्लड के साथ, क्योंकि ब्लड हार्ट क्या हो गया है, हार्ट वीक हो चुका है, हार्ट की पंपिंग नहीं हो रही है। जब हार्ट की पंपिंग नहीं हो रही है तो वेनस जो है वो उसमें जो है वो ओवरफीलिंग हो गई है ब्लड की, और ब्लड की ओवरफीलिंग के साथ जब डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो है वो आ गया तो वहाँ पे ऑडिमा की सिम्टम्स जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो ब्लड होगा दैट विल बी इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट CO2। तो बेसिकली फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन पे ये जो है उसका नॉर्मल एक्शन है, लेकिन अगर हाइपर सिक्रेशन है तो वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से हार्ट वीक कर रहा है। हार्ट की वीकनेस की वजह से कार्डिक डीकम्पनसेशन हो रही है, कार्डिक डीकम्पनसेशन डिस्पनिया की तरफ जा रही है, वेनस इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है और एडिमा की तरफ जा रही है। दीज आर आल्सो द सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हार्ट वीकनेस and also the hyper जो है वो secretion of the thyroxine. On the blood vessel, basically thyroxine will cause the vasodilation by increasing the metabolic activity, and during increase in the metabolic activity a large quantity of metabolite is produced and these metabolites will cause the vasodilation. That means कि जितना भी मेटाबॉलिक एक्शंस हैं वो थायरॉक्सिन की वजह से इंक्रीज कर गए हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ने जो है मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं, और मेटाबोलाइट ने ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट किया है। लेकिन जो डायलेटेशन का जो प्रोसेस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम जैसे हम कहते हैं कि कुछ जो है वो सब्सटेंसेस है तो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो जो थायरॉक्सिन है ये क्या कर रहा है, ये vasodilation कर रहा है, that means it will decrease the blood pressure. On the arterial blood pressure, sorry, it will dilate the blood vessels. Vasodilation means dilate कर रहा है blood की vessels को in normal जो है condition। अब हम आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं। तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर में बेसिकली ये क्या कर रहा है, कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। हमें पता है कि हार्ट के फंक्शन को बेसिकली क्या करवा रहा है, कंट्रैक्शन की तरफ लेके जा रहा है, एक जो है वो इंक्रीज कर रहा है पंपिंग के लेवल को। तो जैसे ही इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा, ब्लड फ्लो बाय इन्फ्लुएंस, तो जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाएगी। दैट मीन कि जो कार्डिक ब्लड है उसका जो आउटपुट फ्लो होगा वो इंक्रीज करेगा। ठीक, तो ये कार्डिक आउटपुट
फ्लो इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। अब जब ब्लड प्रेशर जो है वो बेसिकली जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज करता है एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज करता है। ओनली द पल्स प्रेशर विल इंक्रीज। सिस्टोलिक प्रेशर and the diastolic pressure. These are basically the two different types of cerebral pressure which is present in our heart, and these pressure are basically maintained by the thyroxine level. Okay, so on the blood pressure, the thyroxine will cause the maintenance of the arterial blood pressure by increasing the level of blood pressure. And what are basically the action on the endocrine gland? Thyroxine will also demand and has a metabolic effect and increase thyroxine increase the demand for the secretion of other endocrine glands. That means that other endocrine gland will also be affected by the thyroxine. अब यहाँ पे कुछ हम रेगुलेशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ब्लड के अंदर जो है वो थायरोक्सिन का या T3 और T4 का लेवल जो है वो मेंटेन होता है। T3 और T4 का लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारे पास लो BMR है, लेप्टिन है, अमाइलेज है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करेगा, लेपिडिन जो है वो प्रेजेंट होगी, अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो प्रेजेंट होंगे और दैट विल बेसिकली जो है वो कॉज द इंक्रीज दैट एक्शन ऑन द हाइपोथैलेमस। अब जैसे ही ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेंगे, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराएंगे। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करेगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा। थायराइड ग्लैंड पे सिक्रीशन होगी। जब ब्लड के अंदर T3 और T4 की लेवल आ जाता है, इट विल मेंटेन हो जाता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस में। सेंसर होते हैं हाइपोथैलेमस में जो कि ब्लड के अंदर T3 और T4 के लेवल को जो है वो सेंस कर लेते हैं। जैसे वो सेंस करेंगे तो हाइपोथैलेमस इस चीज को जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है दैट द T3 and T4 level in the blood is also maintained. So the no need to release the thyroid releasing hormone that will act on the anterior pituitary, that will and the anterior pituitary. So there will be the stoppage of the secretion of the thyroid stimulating hormone and the thyroid releasing hormone. जब ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट नहीं होगा हाइपोथैलेमस से और एंटीरियर पिट्यूटरी से, देन ये एक्ट नहीं करेंगे थायराइड ग्लैंड के ऊपर। जब थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो T3 T4 के अंदर नहीं आएगा। तो दैट मीन कि जो प्रेजेंस ऑफ T3 एंड T4 है ब्लड के अंदर, उसने इस लेवल को क्या कर दिया है, T3 और T4 ने नेगेटिव फीडबैक दिया है। किसको दिया है? हाइपोथैलेमस को दिया है कि वो ब्लड के अंदर जो है वो क्या करे, फर्दर जो है वो T3 और T4 की सिक्रीशन ना करे। यही जो नेगेटिव फीडबैक है ये बेसिकली जो है वो थायराइड के लेवल को, जो है थायराइड हार्मोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए ब्लड के अंदर और डिफरेंट फंक्शंस को एक लेवल में जो है वो एक डिसिप्लिन के साथ जो है वो मेंटेन करने में जो है वो रोल प्ले करता है। तो अगर जो है ये थायराइड की जो है वो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता रहे, थायराइड हार्मोन सिक्रीट होता रहे, तो ब्लड के अंदर थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज करता रहे। जैसे थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज करता रहे, बॉडी का फैट लूज कर जाए, बॉडी में जो है वो हार्ट जो है वो हार्ट जो रेट है वो इंक्रीज कर जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए, that may also जो है वो cause increase in the respiratory process, that may cause also increase in the temperature of the body, that may also cause increase in the activity of the intestine. So when these level is maintained, the everything will be every system will run in a maintained जो है वो situation. After that, there is another hormone which is secreted from thyroid gland, which is basically the calcitonin, and calcitonin is basically secreted by the parafollicular cell of the thyroid gland. And this calcitonin is basically reduce the blood calcium level by acting on the bones, kidney, and intestine. And on the bone, the calcitonin basically cause the osteoblastic activity. That means it will cause the deposition of the calcium on the bone. On the kidney, calcitonin cause increase in the excretion of the calcium through the kidney by reducing the reabsorption from the renal tubules. And on the intestine, the calcitonin prevent the absorption of calcium from the intestine into the blood. So on the
bone, it will cause the osteoblastic activity. On the kidney, it will cause the excretion of the calcium. On the intestine, it will cause the prevention of absorption of calcium from the intestine into the blood. तो हम ये देख रहे हैं कि ये ब्लड के अंदर जो है वो कैल्शियम के लेवल को रहने ही नहीं दे रहा, या तो वो बोन में डिपॉजिट करा रहा है कैल्शियम को, कैल्सिटोनिन, या तो वो इंटेस्टाइन को प्रिवेंट कर रहा है कि वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब करे, या थायरो कैल्सिटोनिन जो है वो क्या कर रहा है, किडनी से जो है वो कैल्शियम को रिलीज करवा रहा है. So these are basically the action of the calcitonin, and the calcitonin is level is to reduce the ब्लड कैल्शियम लेवल. और वो ब्लड कैल्शियम लेवल को किस तरह से रिड्यूस करेगा, उसको हमने जो है वो बोन्स, किडनी और जो है वो इंटेस्टाइनल लेवल के ऊपर जो है वो देखा है. एंड इसका जो फंक्शन है ऑन द ब्लड फॉस्फेट, आल्सो ऑन द बोन्स ऑफ द कैल्सिटोनिन इनहिबिट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ जो है वो reabsorption of जो है वो phosphate away from the bone and stimulate the deposition of phosphate on the bone. And kidney on the kidney, calcitonin increase the excretion of the phosphate away through the urine by inhibiting the reabsorption from the renal tubule. So same these are basically the functions. तो हमने जो है वो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर बेसिकली डिटेल जो है वो डिस्कस किया है थायराइड हार्मोन्स, उसके फंक्शंस, के हार्ट पे, रेस्पिरेशन पे, ब्लड वेसल्स पे, ब्लड के प्रेशर पे, हार्ट की कंस्ट्रक्शन पे, ठीक है. उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, बॉडी फैट. तो इसकी क्या क्या एक्शन है. आफ्टर दैट कैल्सिटोनिन जो कि पैराफोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था. इस हार्मोन का जो है फंक्शन हमने देखा कि वो किस तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं जिन पे वो एक्ट करके कैल्शियम के लेवल को बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं, और बॉडी के अंदर जो है वो फॉस्फेट के लेवल को भी मेंटेन करते हैं by acting on the bones and the kidney, by acting on the bones by the reabsorption of the phosphate, and by acting on the kidney by removing the जो है वो by increasing the excretion of phosphate. Hopefully you will understand this lecture of inshallah. In the next lecture we will discuss about the applied physiology of thyroid hormone. Okay ji, Allah Hafiz.